गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य का अध्ययन करेंगे। आत्मकथ्य लिखने के लिए कवि से उनके सहयोगी और मित्रों ने आग्रह किया। इस पर कवि जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथ्य लिखने के लिए असहमति जताई और उसके कारणों पर प्रकाश डालते हुए अपने जीवन के अतीत की करुण कहानी कहकर हृदयगत सरलता दर्शाई है। कवि ने दोहरा व्यवहार रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों पर इसमें व्यंग किया है तथा आत्मकथ्य लिखने पर उनसे जुड़ी सच्चाई प्रकट हो जाने का डर भी जताया है। आइए पढ़ते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप मीन्स होता है भंवरा। कवि ने अपने जीवन उपवन में मन रूपी भ्रमर गुंजार करता हुआ जीवन की कहानी कह जाता है। कवि इतना तो जानता है कि उसके जीवन रूपी उपवन की कितनी घनी पत्तियां मुरझाकर गिर गई हैं। अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि उसका जीवन रूपी उपवन कभी हरा भरा था, किंतु आज उसके उपवन को हरा भरा करने वाली खुशियां प्रदान करने वाली उसके जीवन का साथ छोड़कर चली गई है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। अनंत नीलिमा विस्तृत नीले आकाश, असंख्य अगणित, व्यंग मलिन खराब ढंग से निंदा करना, उपहास मीन्स हंसी उड़ाना, मजाक बनाना। इस अनंत विस्तृत आकाश में कितने ही महापुरुषों ने अपने जीवन वृत्त लिखे हैं। कवि कहना चाह रहा है कि यह इतना बड़ा संसार है कि इसमें अनेक महापुरुषों ने अपने जीवन की कथाएं लिखी हैं। उनसे यही प्रतीत होता है कि उन्होंने अपना सारा जीवन वृत्त लिखकर अपना उपहास किया है। क्यों? क्योंकि लोग जब दूसरों के बारे में पढ़ते हैं तो उनके दुख और कष्टों को समझने की बजाय उनका उपहास करते हैं। व्यंग मलिन उपहास, खराब ढंग से निंदा करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, या उन महान पुरुषों के जीवन वृत्त के सम्मुख अभावों से भरे अपने जीवन वृत्त को लिखना उपहास कराने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कवि कहता है कि इतने महान लोगों ने अपने जीवन कथाएं लिखी हैं और उनके सामने मैं अपने अभाव से भरे हुए जीवन के बारे में यदि लिखता हूँ तो इससे मेरा उपहास होगा, इसके अतिरिक्त और कुछ भी मुझे प्राप्त नहीं होगा। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। अब यहाँ पर कवि अपने मित्रों की ओर संकेत करते हुए कह रहा है, जिन मित्रों ने कवि से आग्रह किया कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, उन मित्रों से कह रहा है कि यह जानते हुए भी, क्या जानते हुए, कि लोग मेरी आत्मकथा पढ़ेंगे तो मेरा मजाक बनाएंगे, मुझ पर व्यंग करेंगे। यह जानते हुए भी आप मुझसे यह कह रहे हो, यह अपेक्षा रखते हो कि मैं अपनी जीवन गाथा लिखूं और उसके माध्यम से मैं अपनी दुर्बलताएं, बुराइयां, निराशा भरे जीवन कथा सबके सामने व्यक्त कर दूं। तुम सुनकर सुख पाओगे। कवि कह रहा है कि यदि मैं ऐसा करता हूं तो क्या होगा? तुम्हें मेरी आत्मकथा पढ़कर सुख मिलेगा। क्यों सुख मिलेगा? देखोगे यह गागर रीति। गागर रीति, मेरा मन ऐसी गागर के समान है जो बिल्कुल रीति है। रीति में खाली है। मेरा मन ऐसा है जिसमें किसी प्रकार का कोई भाव नहीं है, दुख से भरा हुआ है। तो यहाँ पर प्रसाद जी कहते हैं
कि जब तुम मेरे जीवन में को भावनाओं से रहित देखोगे, मेरा मन जो भावनाओं से रिक्त है, यह जानोगे, सुनोगे, देखोगे, तो तुम्हें निराशा और दुख के अतिरिक्त कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। अब यहाँ पर प्रसाद जी कह रहे हैं कि किससे कह रहे हैं? अपने मित्रों, सहकर्मियों, संबंधियों के दोहरे व्यक्तित्व की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं कि यदि तुमने मुझे आत्मकथा लिखने के लिए विवश किया, तो संभव है कि अपने निजी जीवन के अनुभवों की चर्चा करते हुए मैं उन व्यक्तियों की ओर भी संकेत कर दूं जिन्होंने मेरे साथ छल कपट किया है और विश्वासघात किया है, जो मेरे जीवन रूपी गागर को खाली करने में जिनको योगदान है, जिन्होंने मेरे साथ विश्वासघात करके मेरा जीवन इस प्रकार किया है। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तो कवि कहता है कि ऐसा ना हो, यदि मैं लिख दूं अपनी आत्मकथा, तो फिर तुम स्वयं को ही इसके लिए जिम्मेदार समझो, क्योंकि मेरी रिक्तता का कारण आप सभी हो, जो मेरे रस मीन्स मेरी खुशियों को समेट कर अपने जीवन में खुशियां भरते रहे हो। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसने रोने वाली उन बातों की। अब यहाँ पर कवि बताना चाह रहा है कि उसका जीवन इतना सरल रहा है जो दूसरों के स्वभाव को समझ ही ना सका। यह विडंबना अरी सरलते, कवि कह रहा है यह कैसी विडंबना है, यह मेरा दुर्भाग्य है कि हे वो अपनी आत्मकथा के लिए कह रहा है, अपने भोले वाले जीवन के बारे में कह रहा है कि यह कैसी विडंबना है कि मैं, हे सरलते, मैं तेरी हंसी उड़ाऊं। कैसे? आत्मकथा लिखकर दूसरे लोग तेरी हंसी बनाएंगे और मैं भी इसमें इसका साझीदार बन जाऊंगा। भूले अपनी या प्रवंचना, जो मुझसे, कवि कह रहा है कि इसमें मैं क्या दिखलाऊं, जो मुझसे जीवन में भूले हुई हैं मैं वो बताऊं, या जो लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, छल कपट का व्यवहार किया है, मैं उनका पर्दाफाश कर दूं, मैं उनके बारे में लिख दूं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कवि कह रहा है कि मैं, जो मेरे जीवन के सुखद क्षण थे उन, और मेरे जीवन में चांदनी बिखरी हुई थी, और मैं उस समय उन्मुक्त हंसी हंसता था, अपने मन की बात खुलकर दूसरों के सामने कर लेता था। उन मादक क्षणों का, चांदनी रातों का, मुक्त कंठ से हास परिहास का तथा प्रेम भरी अनुभूतियों का वर्णन कैसे कर दूं, क्योंकि वे सुख के क्षण हैं और ये क्षण किसी के साथ बांटे नहीं जा सकते। कभी कह रहा, मैं उन चांदनी रातों का, जो मेरे जीवन में खुशियों से भरी हुई थी, जिस समय मैं प्रसन्न था, उन बातों को दूसरों के सामने कैसे कह दूं। अगर मैं आत्मकथा लिखता हूं तो जो मेरे वो पल हैं उन्हें भी मुझे सार्वजनिक करना होगा, और यह सही नहीं है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। अब यहाँ पर कवि अपने अधूरे सपने के टूटने तथा प्रिय की उपेक्षा, उदासीनता की ओर संकेत कर रहा है, साथ ही प्रेयसी के सौंदर्य का और उसके सानिध्य का भी वर्णन कर रहा है।
मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कवि कह रहा है मुझे जीवन में वह सुख मिला ही नहीं जिसका मैंने सपना देखा था। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। कवि अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कह रहा है कि जिस सुख का सपना देखते देखते उसकी आंखें खुल गईं, वे उसे प्राप्त ना कर सका। जिससे मिलने, जिसे पाने की कामना और कल्पना करता था, वह उसके आलिंगन में आते आते रह गई। अर्थात उसका वह सुख का सपना टूट गया, वह साकार ना हो सका। कभी अपनी प्रेयसी की सुंदरता को याद कर कह उठता है कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अब यहाँ पर कवि अपनी प्रेयसी के सुंदरता का चित्रण करते हुए कह रहा है कि जिसके अरुणिम, अरुण मीन्स होता है लाल, कपोलों गाल, अनुरागिनी प्रेम करने वाली, उषा मीन्स भोर, मधुमाया मोहक, उसके लालिमा युक्त कपोलों की सुंदरता के आगे कवि कह रहा है कि मेरी प्रेयसी के लालिमा युक्त लाल कपोलों की सुंदरता के आगे प्रातः काल के सूर्योदय की लाली भी लज्जित हो जाती थी। ऐसा लगता था कि उसी के कपोलों की लालिमा के कारण वह लाल हो गई है। कवि प्रेम में इतने डूबे हुए हैं कि उन्हें समस्त प्रकृति प्रेममयी दिखाई देती है। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कवि स्वीकार करते हैं कि उनके निराश जीवन में आज तो कोई सुख है ही नहीं, फिर भी अतीत की मधुर यादें तथा प्रिय के संग बीते क्षणों की स्मृति उनकी जीवन यात्रा के लिए अवलंब बन गई है। जो उसकी स्मृति है, उसकी यादें हैं, किसकी? उनकी प्रेयसी की जो यादें हैं वही आज पाथेय बन गई। पाथेय रास्ते का सहारा, अवलंब। पथिक मीन्स होता है राही और पाथेय मीन्स होता है रास्ते के लिए जो हम लोग भोजन रखते हैं, खाने संबंधी चीजें रखते हैं, उसके लिए कहा गया है कि उसकी जो यादें हैं वही आज इस थके हुए पथिक की अवलंब है, सहारा है। मतलब यादों के सहारे ही आज उनका जीवन कट रहा है। इन्हीं सुखद स्मृतियों के सहारे शेष जीवन उनका काटा जा रहा है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। अब किसी को उनके अंतर मन की सीवन, सीवन मीन्स सिलाई, उनके अंतर मन की सिलाई खोल कर क्या मिलेगा। उन्होंने अपनी व्यथा को सुनहरी यादों के आवरण से ढक रखा है और जब आप उसे, उसकी सीवन को उधेड़ कर, उसे हटाकर उनके घावों को उरेदना चाहोगे तो क्या होगा? पीड़ा ही प्राप्त होगी। इसलिए वो कहते हैं कि उनकी पीड़ा को वहीं पर हृदय में ही दबी रहने दो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। कवि कहता है कि अपने सामान्य जीवन की, उनका जीवन बिल्कुल छोटा है, साधारण है, परंतु इस छोटे से जीवन में बहुत सारे महान कार्य तथा बड़ी बड़ी घटनाएं ऐसी हैं जिनका उनके जीवन में बहुत महत्व है। उन्होंने अमर तथा कालजयी कृतियों की रचना से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। वे सोचते हैं कि उन सभी का आत्मकथा में उल्लेख करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आत्मकथा वे लिखेंगे तो बीते दिनों की यादों को सुनकर किसी को कुछ नहीं मिलेगा। उनके व सबके लिए यही हितकर है कि
कभी अपनी जीवन गाथा कहने की बजाय औरों की गाथा सुने। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि कह रहा है कि क्या यह अच्छा नहीं होगा कि मैं दूसरों की बातें सुनूं, दूसरों की कहानियां सुनूं और स्वयं मौन रहूं, शांत रहूं। क्यों शांत रहूं? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि वैसे भी आत्मकथा लिखने का अभी उपयुक्त समय नहीं हुआ है। उनकी पीड़ा थककर हृदय की गहराइयों में सोई पड़ी है, उसे जगाना इस समय उचित नहीं है। कभी नहीं चाहता कि उनकी पीड़ा सुनकर दूसरे भी दुखी हों। वैसे भी संसार के लोग इतने स्वार्थी हैं कि वे कवि के दुख से तनिक भी दुखी ना होंगे। इससे तो अच्छा यही है कि कवि अपनी पीड़ा को अपने तक सीमित रहने दे। कवि कहना चाह रहा है कि अभी उसकी पीड़ा सोई हुई है, शांत है, अभी वो उन अपने हृदय की पीड़ा को कुरेदना नहीं चाहता। यहाँ इस कविता में कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनकी यह रचना छंद मुक्त है, कथात्मक शैली है। कंथा की सीवन को उधेड़ना जैसे मुहावरे का प्रयोग हुआ है। आते आते में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा में मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। कवि ने कुशल शब्द शिल्पी की भांति सुंदर सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया है, जैसे असंख्य जीवन इतिहास। माधुर्य गुण की प्रधानता है और इस कविता के माध्यम से छायावादी दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है।